हाय बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री एडुकेटर शंभुनाथ पांडे। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ विलेन चैप्टर का टॉपिक विलेयता। विलेयता जो है वो आपकी किसी द्रव विलयन में किसी विलेय की कितनी विलेयता है, ये चीज़ें जो है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, आज हम लोग देखेंगे। मेनली हम लोग द्रव विलयन में विलेयता पढ़ने वाले हैं विलेय की, और ये विलेय हो सकते हैं या तो ठोस या फिर गैस। ठीक है, तो इन दोनों की आज हम लोग ज़्यादा ध्यान दे करके पढ़ने वाले हैं विलेयता। ठीक है, एक तो ठोस विलेय की और एक गैस विलेय की। ठीक है, और द्रव विलेय की तो आसान है, वो इसलिए अगर टॉपिक में आता है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, और अगर नहीं किए हैं तो और सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए प्लीज़। और अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगे सेशन तो भी कमेंट कीजिए। ठीक है, तो देर न करते हुए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अब देखते हैं हम लोग किसी अवयव की विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। मतलब कोई अवयव यानी कि विलायक है या विलेय है, ये दोनों अवयव हैं। तो अगर आप जो है विलेय अवयव की बात कर रहे हैं तो उसकी विलेयता किसी निश्चित ताप पे, मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप देख रहे हैं, तो उसी तापमान पे विलायक की भी एक निश्चित मात्रा में वो अधिकतम कितना घुल सकता है। कौन? विलेय एक निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में कितना अधिकतम घुल सकता है, अधिक से अधिक कितना घुल सकता है, उसी को क्या कहेंगे? उस विलेय की विलेयता कहेंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, कोई अवयव है, अवयव कई हो सकते हैं, विलेय हो सकता है, विलेय भी कई प्रकार के हो सकते हैं, साथ ही साथ विलायक भी अवयव है, लेकिन हम बात कर रहे हैं विलेय की विलेयता की। तो एक विलेय है और वह एक निश्चित ताप पर, अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन पूरी चीजों को देख रहे हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही सारा चीज देखेंगे। ये नहीं कि एक टाइम में आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं और 5 मिनट बाद वो बढ़ के 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, वहां अध्ययन कर रहे हैं तो चीजें गड़बड़ आएंगी। आपको निश्चित तापमान लेना होगा। तो कोई विलेय किसी निश्चित तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में अधिकतम कितना घोला जा सकता है और कितना घुला हुआ है, उसी को उसकी विलेयता कहते हैं। किसकी? विलेय की विलेयता कहते हैं। अब आपको समझ में आ गई है। ठीक है, यह विलेय एवं विलायक की प्रकृति तथा ताप एवं दाब पर भी निर्भर करती है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जो विलेय की घुलनशीलता है यानी कि विलेयता है, ये विलायक की क्या प्रकृति है और विलेय की क्या प्रकृति है, इस पर भी निर्भर करती है। ठीक है, और इन्हीं कारकों को हम लोग पढ़ने वाले हैं जो इन पे प्रभाव डालते हैं। ठीक है, और इन कारकों के प्रभाव का अध्ययन हम लोग किस पे मेनली करने वाले हैं? तो ठोस और गैस के द्रव में विलेयता पर करने वाले हैं कि द्रव में ठोस जो घुलते हैं उनकी विलेयता क्या होगी और जो गैस घुलते हैं उनकी विलेयता क्या होगी। इन दो चीजों को हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ठोसों की द्रवों में विलेयता। ठीक है, पहले ये पढ़ेंगे ठोसों की द्रव में विलेयता। प्रत्येक ठोस दिए गए द्रव में नहीं घुलता। देखिए, अगर आप नमक है और उसको डाल दीजिए बेंजीन में तो कभी नहीं घुलेगा। मतलब कोई भी ठोस है, ठीक है, और उसको आप चाह रहे हैं कि जिसमें जो भी विलेय मिले, सॉरी विलायक मिले, जो भी विलायक मिले उसमें डालकर घुला दीजिए तो नहीं घुलेगा। ठीक है, उसके लिए एक निश्चित क्राइटेरिया है, एक निश्चित उसका प्रकृति होता है कि इसी तरह के विलायक में इस तरह का विलेय घुल सकता है। तो वही बात कह रहा है कि अगर आप सोडियम क्लोराइड लिए हैं यानी नमक लिए हैं और शर्करा लिए हैं यानी कि चीनी लिए हैं और आप उसको डाल देंगे इसमें पानी में, तब तो आसानी से घुल जाएंगे।
जल में डाल देंगे तो आसानी से घुल जाएंगे, लेकिन उसी को आप नेफ्थलीन में डाल दीजिए, एंथ्रासीन में डाल दीजिए, तो कभी नहीं घुलेंगे। ठीक है, क्यों नहीं घुलेंगे? ये घुलेंगे क्यों नहीं? देखिए, दो तरह के विलायक होते हैं, दो तरह के, एक होते हैं ध्रुवीय और एक होते हैं अध्रुवीय। तो जो ध्रुवीय विलेय होते हैं वो ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, और जो अध्रुवीय विलेय होते हैं वो अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। जैसे आपको ये ध्रुवीय अध्रुवीय नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए, अगर आप HCl लिए हैं, HCl, तो यहाँ पर हाइड्रोजन पे क्या है? प्लस है, और Cl पे माइनस है। तो ये इनके बीच में क्या बन गया? ध्रुव बन गया, एक पॉजिटिव का और एक निगेटिव का। तो इस तरीके के जो होते हैं विलेय, वो कहाँ घुलेंगे? वो आपके पानी में घुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी भी ऐसा ही होता है। कैसे? आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, यहाँ आप ऐसे HOH आप बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ जो है -2 अगर रहता है डेल्टा, तो यहाँ पे प्लस डेल्टा और यहाँ पे भी प्लस डेल्टा होता है, मतलब कि ये भी ध्रुवीय होता है। तो ध्रुवीय और ध्रुवीय एक ही में घुल जाएंगे, ध्रुवीय और ध्रुवीय एक ही में घुल सकते हैं। ठीक है। अध्रुवीय कौन होते हैं? जिनमें ऐसा चार्जेस, ऐसा जो है आवेश, मतलब पार्शियल जो होता है, जो आंशिक आवेश है, वो जिन पर नहीं होता वो अध्रुवीय है, जिन पे आंशिक आवेश होता है वो ध्रुवीय है। ठीक है। तो ध्रुवीय ध्रुवीय में घूम लेंगे और अध्रुवीय अध्रुवीय में घूमेंगे। ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ वही कहा जा रहा है, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन बेंजीन में आसानी से घुल जाते हैं। देखिए, एंथ्रासीन और नेफ्थलीन में अगर आप डालते हैं सोडियम क्लोराइड या शर्करा चीनी डालते हैं तो वो नहीं घुलता है, लेकिन नेफ्थलीन और एंथ्रासीन बेंजीन में डाल देते हैं तो वो आसानी से घुल जाता है, जबकि सोडियम क्लोराइड और शर्करा नहीं घुलते। यह देखा गया है। तो यहाँ ये बता रहे कि ये देखा गया है कि ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। सामान्यतः एक विलेय विलायक में घुल जाता है, एक विलेय सामान्यतः क्या होता है? विलायक में घुल ही जाता है। ठीक है। यदि दोनों में अंतराणविक अन्योन्य क्रियाएं समान हो, मतलब उनमें ध्रुवीय ध्रुवीय गुण हो या अध्रुवीय ध्रुवीय गुण हो, तो जनरली क्या होगा कि विलेय अगर विलायक में आप डालते हैं तो वो घुल ही जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब समान समान में घुलता है, चाहे समान समान को घोलता है। ठीक है। तो ये चीजें हम लोग पढ़े अभी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब कहा जा रहा है कि जब एक ठोस विलेय द्रव विलायक में डाला जाता है तो यह उसमें घुलने लगता है। कोई ठोस आप क्या लिए हैं? विलेय लिए हैं, जैसे चीनी लिए, और उसको आप क्या करते हैं? द्रव विलायक में डाल देते हैं। जैसे आप उसको किस में डाल दिए? जल में डाल दिए, तो क्या होगा? वो घुलने लगेगा। और यही घुलने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को क्या कहेंगे हम लोग? विलीनीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? विलीनीकरण, विलीनीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? इस प्रक्रिया को, घुलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? विलीनीकरण। ठीक है। इससे विलयन में विलेय की सांद्रता बढ़ने लगती है, उसमें विलेय की सांद्रता बढ़ने लगती है। भाई, कोई चीज, कोई विलेय आप डाल दिए किसी विलायक में और विलेय घुल रहा है, तो उसकी मात्रा ज्यादा होती जा रही है विलयन में, तो वहां पे उसकी सांद्रता बढ़ेगी। किसकी? विलेय की। विलेय की मात्रा ज्यादा होती जाएगी, उसी को तो सांद्रता कहते हैं। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, मोलारिटी यानी कि मोलरता, मोलालिटी यानी मोललता, ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। तो वो यहाँ पे आपका वही कहा जा रहा है कि जब घुलेगा विलेय किसी विलायक में, यानी कि तो क्या होगा? विलयन में उसकी, कोई विलेय विलायक में अगर घुलता है और फिर वो ज्यादा मात्रा में और बढ़ने लगता है विलयन में, तो फिर विलयन का क्या हो जाएगा? विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक हो जाएगी। इसी से मैं विलयन में कुछ विलेय के कण ठोस विलेय के कणों के संघट्ट होकर विलयन से अलग हो जाते हैं। अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं? नमक को डाल रहे हैं पानी में। ठीक है। डालते जाइएगा, डालते जाइएगा, एक टाइम आएगा कि नमक जो है वो नीचे बैठने लगेगा। अब
ज्यादा नहीं घुल पाएगा वो पानी में। अब जितना घुलना था उतना घुल लिया। तो ऐसे केस में क्या होगा, वैसे केस में जब आप नमक और एक्स्ट्रा डालेंगे तो जो नमक डालेंगे उस तो कुछ भाग उस जो डालेंगे उसमें से घुल जाएगा, लेकिन कुछ जो घुला हुआ पहले से पानी में नमक था वो जाके नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आप नमक डालेंगे पूरा का पूरा नीचे ही जाकर नहीं बैठेगा, कुछ उससे घुलेगा और कुछ घुला हुआ जो पहले से है पानी में उसमें से जाकर के नीचे बैठेगा। मतलब घुलने का जो दर है और जो नीचे बैठने का दर है वो लगभग समान हो जाएगा, और इस टाइम पे क्या होगा, नीचे जाकर वो बैठने लगेगा नमक। और इसी प्रक्रिया को किसको, इसी प्रक्रिया को कि विलेय के कण ठोस विलेय के कणों के साथ संघट्ट होकर के विलयन से अलग हो जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। मतलब अब क्या है, आपने विलयन में और विलेय डाला, ठीक है, तो आपकी विलयन में विलेय की मात्रा बढ़ गई। अब पानी का एक निश्चित मात्रा जो है, पानी वो एक निश्चित मात्रा ही घुला सकता है विलेय का, तो अब उससे ऊपर नहीं घुला सकता वो, आप ज्यादा से ज्यादा नमक डाल चुके हैं। तो अब क्या होगा, तो आप जब नमक डालेंगे नमक नीचे बैठेगा, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि नमक डाले और वही नीचे जाकर बैठा, तो ऐसा नहीं है, उसमें से आपका घुल जाएगा और जो घुला हुआ है वो जाकर बैठेगा। तो यही जो प्रक्रिया होती है कि विलयन में से अलग होकर के नमक फिर से बैठने लगता है, यानी कि नमक अलग हो जाता है और नीचे जमा होने लगता है, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ठीक है, एक ऐसी स्थिति आती है, यहाँ पे वही है। तो फिर ऐसे होते होते एक ऐसी स्थिति आती है जब घुलने का जो दर है और जो बैठने का नीचे पानी के तल में दर है वो बराबर हो जाती है, तो इसी प्रक्रिया को, इसी जो स्थिति है उसी को क्या कहते हैं, इसी स्थिति को हम लोग कहते हैं आपका गतिक साम्य की प्रवास्था, कि गतिक साम्य की प्रवास्था पहुंच गई। ठीक है, तो जब ऐसा होने लगे कि जब ऐसा होने लगे कि विलयन में जाने वाले विलेय कणों की संख्या विलयन से पृथककारी विलेय के कणों की संख्या के बराबर हो जाए, तो गतिक साम्य की प्रावस्था पहुंच जाएगी। फिर से समझ लीजिए, जब ऐसा हो जाए कि विलयन में जाने वाला जो विलेय कण है उसकी संख्या और विलयन में से जो निकल के तल में बैठा है क्या विलेय का कण, उसकी संख्या जब दोनों बराबर हो जाए तो क्या कहते हैं, इस स्थिति को कहते हैं गतिक साम्य प्रावस्था पहुंच गई। ठीक है, तो एक बार और आप लोग समझ लीजिए क्या हम कहना चाहते हैं कि विलयन में जाने वाले विलेय कणों की संख्या विलयन से अलग होने वाले विलेय कणों की संख्या के बराबर हो जाए तो गतिक साम्य का प्रावस्था हो गया। ठीक है, पहुंच गया। इस स्थिति में दिए गए ताप व दाब पर विलयन में उपस्थित विलेय की सांद्रता स्थिर रहेगी। तो जब ऐसा हो जाएगा कि आपका कण जो आप डाल रहे हैं पानी में नमक, उसकी घुलने की दर और नीचे बैठने की दर समान हो जाएगी, वहां पर क्या होगा, आपका विलयन में जो उपस्थित विलेय की सांद्रता है किसी निश्चित ताप और दाब पर विलेय की सांद्रता अब स्थिर हो जाएगी। तो यहाँ होता क्या है कि विलेय प्लस विलायक क्या हो जाता है, आपका विलयन हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें आप समझ चुके होंगे। तो कहा जा रहा है कि जब गैस को द्रव्य विलायकों में घोला जाता है तब भी ऐसा ही होता है। ठीक है, जब आप गैस को भी घोलते हैं किसी द्रव्य विलायक में, मतलब कोई द्रव वाले विलायक में, ठीक है, मतलब कोई द्रव वाला जो विलायक है, जैसे पानी हो गया, बेंजीन हो गया, या फिर आपका क्या हो, बेंजीन हो गया, पानी हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, नैफ्थेलिन हो गया, इनमें आप कोई गैस भी घोलते हैं तो भी वही प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, कि गैस जो है अगर आपका कैसा है, ध्रुवीय है तो ध्रुवीय वाला में घुलेगा, अध्रुवीय है तो अध्रुवीय वाला में घुलेगा। इसके अलावा विलयन में दिए गए ताप और दाब पर, ठीक है, अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता। ठीक है, कोई ऐसा विलयन है, ठीक है, जिसमें क्या हो गया है, आपका साम्यता हो गई है, यानी कि गतिक साम्य
प्रावस्था पहुंच चुकी है तो वहां पे भी आपका क्या होगा, और अधिक आप गैस भी नहीं घोल पाएंगे। फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए आपने एक बाल्टी क्या लिया है, पानी लिया है, उसमें आप 1 लीटर ऑक्सीजन घोल चुके हैं, ठीक है, और उसमें आप दाब जितना लगाए थे पहले उतना ही लगाए हैं। अब आप उसमें और अधिक अगर डालते हैं ऑक्सीजन तो नहीं घुल रहा है। अब आप 1 टी स्पून यानी 1 चम्मच भी उसमें ऑक्सीजन डालते हैं तो वो अब नहीं घुल रहा है, अब वो ऊपर ही आ जा रहा है, पानी में अंदर नहीं जा रहा है। तो ये भी अवस्था क्या कहलाएगी, गतिक साम्य प्रावस्था ही कहलाएगी। ये गैस और द्रव के रूप में हुआ है, ये द्रवीय विलयन में, ठीक है। और यहाँ भी जो है उस निश्चित ताप पर जिसमें आप गैस को यानी ऑक्सीजन को पानी में घुला रहे थे और जितना दबाव पे घुला रहे थे, ठीक है, तो उसमें और अधिक अगर आप नहीं घोल सकते हैं, स्थिर उसकी सांद्रता हो गई है किसकी, ऑक्सीजन की पानी में। अब और अधिक ऑक्सीजन पानी में नहीं घोला जा सकता, उसकी स्थिर हो गई है उस दाब पर सांद्रता। तो इसको भी क्या कहेंगे हम लोग, इसको भी हम लोग कहेंगे क्या, इसको कहेंगे क्या हम लोग, इसको कहेंगे कि अब और विलेय नहीं घुल सकता आपका विलयन में। और इसी अवस्था को हम लोग संतृप्त विलयन कहेंगे। ऐसे ही विलयन को जिसमें और अधिक आप गैस नहीं घोल सकते, जिस विलयन में और अधिक आप विलयन, जिस विलयन में गैस नहीं घोल सकते, अब वो बाहर ही निकल जाएगा। तो ऐसा जो विलयन बन जाए कि और अधिक उसमें विलेय न घुले, ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय न घुले किसी निश्चित ताप और दाब पर, तो वैसे विलयन को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। वैसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। तो किसी निश्चित ताप और दाब पर किसी विलयन में और अधिक अगर विलेय नहीं घुल रहा है तो वैसे विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। और किसी निश्चित ताप और दाब पर किसी विलयन में और अधिक आप विलेय घोल सकते हैं और घुलेगा, आप घोल सकते हैं चाहे तो वैसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहा जाता है, असंतृप्त विलयन कहा जाता है, ठीक है। वह विलयन जो बिना घुले विलेय के साथ गतिक साम्य में होता है संतृप्त विलयन कहलाता है। तो वह विलयन जो मान लीजिए जैसे मैंने बताया था कि आपने 1 लीटर पानी में 1 kg नमक डाल दिया और पूरा घुल गया। अब आप 1 चम्मच भी डाल रहे हैं तो और अधिक नहीं घुल रहा है, तो क्या हो गया, क्या हो गया, संतृप्त विलयन हो गया, संतृप्त विलयन हो गया। और उसमें और अधिक आप नहीं घोल पा रहे हैं, ठीक है, आप डालेंगे तो बैठ जाएगा नीचे, तो क्या होगा, संतृप्त विलयन होगा। ऐसे विलयनों में विलेय की सांद्रता उसकी विलेयता कहलाती है। और जब किसी विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा घुल चुकी है, उसमें आप और अधिक विलेय डालेंगे तो वो नहीं घुलेगी। जब ऐसी स्थिति पहुंच गई हो तो उस टाइम पर जो विलेय का सांद्रता है वही उसकी विलेयता भी होगी। यानी कि जब और अधिक आप किसी विलयन में विलेय नहीं घोल सकते तो वैसी स्थिति जब पहुंच जाती है तो उस समय पर जो विलेय का सांद्रता होता है उसकी विलेयता भी कहलाता है। उस समय जो विलेय का सांद्रता होता है उस विलेय की विलेयता भी कहलाता है, ठीक है। और पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि एक पदार्थ में दूसरे की विलेयता जो है, दूसरे की विलेयता पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करती है। और यहाँ ये तो हम लोग देख ही चुके हैं कि अगर आप पानी लेते हैं तो अगर पानी जो है ध्रुवीय है तो उसमें आप ध्रुवीय डालेंगे HCl तब तो घुल जाएगा, नहीं तो नहीं घुलेगा। तो यानी कि प्रकृति पर भी डिपेंड कर रहा है, किसका, आपका विलेय का भी प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है और विलायक की भी प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य 2 भी कारक होते हैं, और भी अन्य 2 कारक होते हैं इसके अलावा, वो आप तापमान होते हैं और साथ ही साथ क्या होते हैं, दाब होते हैं, ताप और दाब, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं, कहा जा रहा है कि ताप का प्रभाव। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ठोसों की द्रवों में विलेयता पर ताप परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। समीकरण 1.10 द्वारा प्रदर्शित साम्य का अध्ययन करें। गतिक साम्य होने के कारण इसे ले साटैलीय नियम का पालन करना चाहिए। तो देखिए ठोसों की द्रवों में विलेयता पर
ताप परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मतलब ठोसों को अगर आप विलेय द्रव में घोल रहे हैं, आप अगर ठोसों को द्रव में घोल रहे हैं तो जो विलेयता है ठोसों की उसका उस पर ताप का परिवर्तन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप ताप बढ़ा देंगे तो उसकी विलेयता बढ़ भी सकती है, बढ़ा देंगे तो विलेयता घट भी सकती है। ठीक है। सामान्यतः यदि निकट संतृप्तता प्राप्त विलयन में घुलने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी हो तो ताप के बढ़ने पर विलेयता बढ़नी चाहिए। तो जनरली अगर ऐसा है होता है, अगर जनरली देखा जाए तो ऐसा होता है कि यदि जो संतृप्तता आने वाली है किसी विलयन में, उसमें घुलने की प्रक्रिया जो ऊष्माशोषी है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका ताप बढ़ने पर विलेयता बढ़ेगी। लेकिन अगर ऊष्माक्षेपी है घुलने की प्रक्रिया, तो वैसे केस में विलेयता क्या होगी, आपकी कम होगी। किसकी, विलेय, किसमें, विलयन में। ठीक है। तो ये चीजें जो है प्रयोग से भी देखा जा सकता है। ठीक है। और दाब का प्रभाव देख लेते हैं हम लोग। तो ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता। मतलब ठोस जो होते हैं वो जब द्रव में घुलते हैं तो विलेयता जो है उस पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए क्योंकि ठोस एवं द्रव्य जो होते हैं असंपीड्य होते हैं। उनको और आप संपीड दे करके और ज्यादा उनको दबा करके नजदीक के उसके कणों को नहीं ला सकते। तो ठोस और द्रव जो होते हैं वो कैसे होते हैं, असंपीड्य होते हैं। इसलिए उसके कणों को आप और संपीडित नहीं कर सकते और इस वजह से दबाव का प्रभाव उन पर, किन पे, ठोस और द्रव के कणों पर, यानी कि ठोस और द्रव पे नहीं पड़ता है। लेकिन गैस जो है उसको संपीडित कर सकते हैं। तो वैसे केस में अगर गैस जो है उसको घोला जा रहा है किसी द्रव में, तो आप उसको दबाव से दबा करके और घोल सकते हैं ज्यादा उस गैस को जल में, चाहे किसी भी लिक्विड में, किसी भी द्रव में। तो आज का सेशन यहीं एंड करेंगे हम। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। तो ये आपका चैनल है, आप लोग इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। बाय।